हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का विज्ञान भारती इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है, और विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं, भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। इन सब बिंदु को हम लोग इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो रोज़मर्रा के जीवन में हमारा विज्ञान का क्या महत्व है और उपयोग क्या है, विज्ञान के अविवेकपूर्ण यानी अनुचित प्रयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला बिंदु की शुरुआत करते हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। मनुष्य के अंदर जानने की इच्छा होती है। वो अपने आसपास दुनिया में जो भी घटना देखता है उसको जानने की इच्छा होती है कि वो प्रश्न करता है कब, कहाँ, कैसे और क्यों हो रहा है ये। उससे इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की उत्सुकता बढ़ती है और इसी उत्सुकता से विज्ञान की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे एक बालिका द्वारा प्रश्न किया गया है जो हमारे मन में भी कभी ना कभी यह सवाल उठा होगा। उसका सवाल था, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकने या ऊपर से छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिर जाती है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, ये सब उसके मन में सवाल उठता है। ये सवाल कभी ना कभी हमारे मन में भी उठा होगा कि आखिर कैसे कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है, या फिर ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे क्यों गिरता है, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है। तो इन सब प्रश्नों का वो जो सीमा है उत्तर ढूंढना चाहती है, तो वो ये सवाल अपनी शिक्षिका से पूछती है। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम लोग भी इसमें किताब का अध्ययन करके इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब वो शिक्षिका से सवाल करती है तो शिक्षिका उसे समझाते हुए कहती है कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। मनुष्य में हर चीज़ को जानने और समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे दूध से दही बना है, तो अगर हम लोग उसका स्वाद चखें तो दूध का स्वाद अलग होता है, दही का स्वाद अलग होता है। तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि आखिर ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो इस उत्सुकता से प्रश्न जब उठता है तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं। तो शिक्षिका बोलती है कि जो इन सवालों के जवाब है वो विज्ञान इसका उत्तर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सीमा बोलती है ठीक है, मान लेते हैं कि विज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे, विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देगा। ठीक है, शिक्षिका बोलती है यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर जो सवाल उत्सुकता, हम लोग के जो उत्सुक होते हैं जिस सवाल को जानने के लिए, जिस सवाल का जवाब, उसको वैज्ञानिक क्या क्या करके उस समस्या का समाधान निकालते हैं, उसको हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब वैज्ञानिक होते हैं उन्हें जिस भी समस्या का हल खोजना होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, यानी उसको अच्छे से उसको देखते हैं, फिर उससे संबंधित सभी जानकारी, उसके बारे में जितनी जानकारियाँ हैं उसको एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वो अपने बारे में जो
समस्या है उसके बारे में वो कल्पना करते हैं और इस तरह सिद्धांत की रचना होती है। जब रचना हो जाती है तो सिद्धांत की रचना जो होता है वो किसी भी सवाल का अच्छा समाधान होता है। तो जब सिद्धांत की रचना हो जाती है तो उसकी पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि ये यकीन हो जाए कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। ठीक है, तो इसमें सीमा द्वारा किए गए पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। सीमा का पहला प्रश्न था, कोई भी वस्तु अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं या फिर नीचे से ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे क्यों गिर जाती है। आप लोग भी देखे होंगे कि अगर कोई भी, जैसे हम बॉल ले लेते हैं तो हम लोग ऊपर उड़ाते हैं, उछालने पर वो नीचे वापस आता है, या फिर कोई भी चीज़ अगर ऊपर से हम लोग नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे आकर गिरती है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग को सर आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ पे जो चित्र है वो सर आइजैक न्यूटन की है। वो जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब गिरा तो उनके मन में ये सवाल उठा कि सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, वो नीचे साइड में बगल में क्यों नहीं गिरा, वो सीधा नीचे एकदम कैसे गिरा। तो इसे देखकर उनके मन में जब सवाल उठा तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब वो इन पर सोचे विचार किए तो निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने पता लगाया कि क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक बल होता है, उस बल से वो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को उन्होंने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिससे अगर हम लोग कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो जमीन पर आकर गिरती है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, तो सीमा के पहले सवाल का जवाब था। जब सीमा को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया, सरल जवाब मिल गया, तो वो और उत्साहित हो गए और प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक किसी भी समस्या या हमारे पास जो सवाल उठते हैं उस समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों के द्वारा वो निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे पहले वो जिज्ञासा या प्रश्न जो करते हैं उस पर परिकल्पना करते हैं, कल्पना करने के बाद परीक्षण करते हैं, परीक्षण के बाद उसका निरीक्षण या वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करने के बाद अभिलेखन, अभिलेखन के बाद पुनर्विचार करते हैं, पुनर्विचार करने के बाद निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष के बाद वो नए प्रयोग करते हैं। तो ये था वैज्ञानिकों के द्वारा जो समस्या का समाधान प्राप्त करने का ये चरण होता है। पहले जिज्ञासा होती है तो उस पर कल्पना करके परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार करके निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद नए प्रयोग करते हैं। सीमा का अगला सवाल था कि विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है। ये हम लोग को भी पता होना चाहिए कि विज्ञान का हमारे जीवन में क्या देन है, विज्ञान ने क्या क्या किया है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विज्ञान दैनिक जीवन में हम लोग को विज्ञान की क्या देन है। ठीक है, तो हम लोग केवल मुख्य बिंदु को समझने वाले हैं इसमें, और आप लोग को अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है इसका तो किताब का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप लोग इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका एक बार आप लोग भी अपने से अध्ययन करें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कृषि के कार्य जल्दी हो इसलिए हम लोग को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल और हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। इससे क्या होते हैं, जो थ्रेशर मशीन होते हैं और सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, इससे हम लोग की कृषि का कार्य जो होता है वो बिल्कुल सरलता से और शीघ्र हो जाता है। तो ये हम लोग का विज्ञान की ही देन है, जिससे थ्रेशर मशीन और सीड ड्रिल, हार्वेस्टर जैसे मशीनों को हम लोग को प्राप्त हुई। पहले लोग क्या करते थे, बैलों से खेतों की जुताई करते थे। अब क्या हो गया है, ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर क्या है, विज्ञान की ही देन है। ट्रैक्टर से क्या हुआ कि
कार्य शीघ्र हो गया। जो कृषि कार्य है वो शीघ्र जल्दी जुताई हो जाती है खेतों की और आसानी से हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो विज्ञान की ये सब देन है। और क्या किया है विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए? तो घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न व रेडियो द्वारा किया जाता है। टेलीविज़न और रेडियो द्वारा हम लोग पूरे देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं और मनोरंजन करते हैं। ये भी विज्ञान का ही देन है। पहले हम लोग चूल्हा पर उपले से जलाकर लकड़ी से खाना बनाते थे। अब क्या हो गया है, गैस आ गया है। गैस वाला चूल्हे पे बनाने पर क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है। ये भी विज्ञान की देन है। इससे समय और जो समय होता है और श्रम होता है उसकी बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है, जो गैस वाला चूल्हा है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान है, जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। पहले हम लोग बैलगाड़ियों के द्वारा कहीं जाया करते थे। अब क्या हो गया है कि रेलगाड़ी आ गई है, कार, बस और वायुयान जिसे जहाज बोलते हैं। तो ये सब यातायात के साधन हैं जो विज्ञान के द्वारा आए हैं। इनसे क्या होता है कि कितनी भी लंबी दूरियां हो वो कुछ घंटों में ही तय की जा सकती है। तो ये क्या है, हम लोग को विज्ञान की ही देन है, हम लोग को विज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। और क्या किया है हमारे जीवन के लिए विज्ञान ने? तो आज उत्तम बीज उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध है, जिससे क्या होती है, फसल अच्छी होती है और शीघ्र होती है। ये हम लोग का विज्ञान की देन थी हमारे जीवन के लिए। और पंप तथा नहरें से क्या होती है, सिंचाई की समस्या भी दूर हुई। पंप और नहरों से क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, जिससे हमारे खेतों में पानी जाता है और उससे अच्छी फसलें होती हैं। और क्या देन थी विज्ञान की? तो कीटनाशक दवाई बनाए, उर्वरक बनाया, जिससे जो फसलें हो वो अच्छे से उगे। ठीक है। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो हमने ये जाना कि विज्ञान की हमारे दैनिक जीवन में क्या देन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ यातायात और संचार के साधन हैं जो विज्ञान द्वारा संभव हो पाया है। जैसे बैलगाड़ी का यूज करते थे, तो अब क्या आ गया है, रेलगाड़ी। और दूर संचार प्रणाली, बस, कार, ट्रैक्टर, ये सब आधुनिक विज्ञान की देन है। पंखा, टेलीविज़न और वायुयान, टेलीफोन और बल्ब, ये सब विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। विज्ञान के कारण ही हमारा जो जीवन है वो सरल हो पाया है। ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। परंपरागत यानी जो परंपरा से चली आ रही है, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उनमें विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है। जैसे हमें पता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। जिसे हम लोग तालिका के द्वारा समझेंगे। तालिका 1.1 में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले संसाधनों को या साधनों को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे तालिका 1.1 दिया है, इसमें क्षेत्र दिया है परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन, और यहाँ पे वर्तमान में विज्ञान की देन क्या है। तो जैसे भोजन के क्षेत्र में परंपरागत क्या था, परंपरागत साधन तो मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था जिस पर खाना बनाया जाता था। मिट्टी के पारंपरिक बर्तन हुए करते थे और धातुओं से निर्मित बर्तन जैसे लोहे के। वर्तमान में क्या हुआ है कि विज्ञान के देन ने चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा आदि विज्ञान की देन है। कृषि के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में क्या थे, हल, बैल, कुआं,
रहट, गोबर की खाद, हल का प्रयोग जुताई के लिए, बैल बैल क्या करते थे, खेतों में बैल में जो हल को बांध दिया जाता था और वो खेत की जुताई करते थे। और कुआं का प्रयोग पानी के लिए, गोबर की खाद बनाया करते थे। अब क्या है, विज्ञान के वर्तमान दिन में यहाँ पे ट्रैक्टर, नहर, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट और पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं विज्ञान की देन है। यातायात के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में कौन कौन से साधन थे? बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी और खच्चर आदि। विज्ञान की देन क्या है? तो साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान और पानी के जहाज। वैसे ही मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान की देन है। सिर्फ मनोरंजन के क्षेत्र में परंपरागत साधन क्या थे? नाटक होता था, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य आदि। और टेलीफोन, मोबाइल, यहाँ पे मनोरंजन के साधन वर्तमान में क्या हो गए हैं? रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो गेम और डीवीडी आदि। ये सब क्या है? विज्ञान की देन है। संचार के क्षेत्र में संदेश वाहक और डाक द्वारा पहले क्या होता था कि संदेशों को भेजा जाता था। अब क्या है? तो टेलीफोन हो गया है, मोबाइल हो गया है, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम और इंटरनेट। चिकित्सा के क्षेत्र में से पहला रोगों की जांच के लिए और दूसरा उपचार के लिए दवाएं। क्या करते थे पहले के लोग? नाड़ी देखकर, अनुमान द्वारा जड़ी बूटी, झाड़ फूंक और घरेलू उपचार करते थे। अब क्या है? मल मूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि। और यहाँ पर ये जो है जांच के लिए रोगों की जांच होती है। अब विज्ञान के द्वारा, विज्ञान ने जो साधन दिए हमें, उसे कैसे परीक्षण करके मल मूत्र का तथा खून का परीक्षण किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है। और दवाएं कौन सी? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया द्वारा। ये विज्ञान की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले क्या होता था कि गुरुकुल प्रणाली, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारस्परिक ढंग से अध्यापन। और अब ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षक एडुसेट, यहाँ पे एडुसेट ADUSET दिया है नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा, दीक्षा ऐप और ई पाठशाला, ये सब विज्ञान के देन है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए। आगे है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। पहले क्या था? साधारण दूरबीन हुआ करता था और वेधशालाएं। अभी क्या है? चंद्रयान 1, रडार, मंगलयान आदि। रक्षा के क्षेत्र में भाला, तलवार, तीर, धनुष और गदा हुआ करता था। वर्तमान में बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि है। ये सब क्या है? विज्ञान की देन है। अगला बिंदु जो है हम लोग का, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। अगर हम लोग को विज्ञान की देन से लाभ होता है तो हानि भी होती है अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो। अच्छे से अगर उपयोग ना करें तो हमें हानि होता है। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। जैसे डीजल और पेट्रोल से जो वाहनें चलती हैं उससे क्या होता है? धुआं निकलता है तो पर्यावरण प्रदूषित और असंतुलित होती है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है।
जो विज्ञान की देन से हमें उर्वरक कीटनाशक दवाएं हैं, अगर उनका प्रयोग हम लोग करें तो कृषि के उत्पादन में इससे वृद्धि तो हुई है, किंतु अगर अनुचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो क्या होता है कि मृदा प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण का संकट बना रहता है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं इससे, और किसान के मित्र कहे जाने वाले जो केचुआ है और सांप, उनकी संख्या घटती जा रही है। भूजल के असीमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं तथा तालाब सूखते जा रहे हैं। और अगला है तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। से वर्तमान में हम लोग संगीत के लिए कुछ भी अगर उत्सव का मौका हो तो हम लोग लाउड स्पीकर जो करते हैं उसमें जो ध्वनि निकलती है उससे हम लोग उसका ध्वनि इतना तीव्र होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे जो होता है मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो गया है। जो मानव की बस्तियों से कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनके निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण क्या होता है कि मानव का जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के संताप मंडल में पाया जाता है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, उनको वो जो ओजोन परत होता है पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। तो अगर उसमें छिद्र हो जाए तो क्या होगा? पराबैंगनी किरण पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेगी, जिससे क्या होगा कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों का जीवन का अंत हो गया। अगला हम लोग समस्या देखेंगे। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। जो रेफ्रिजरेटर होता है और एयर कंडीशनर होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार की गैसें होती हैं जो वायुमंडल में फैलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग CFC बोलते हैं, इसमें क्या होती है कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ओजोन परत में निरंतर क्षरण होता जाता है। ठीक है, सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। जो धुआं निकलता है, सड़क पर वाहनें चलती हैं डीजल एवं पेट्रोल से, तो उनसे धुआं निकलता है, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे सर दर्द और दमा, अस्थमा ये हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। अगला हम लोग बिंदु पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, इसको पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जड़ी बूटी के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों का उपचार का विकास किसने किया, तो चरक ने किया था, और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया था। आर्यभट्ट ने पाई, जिसका हम लोग मैथ में प्रयोग करते हैं, गणित में, आर्यभट्ट ने पाई का मान का खोज किया था, और त्रिधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य विदेशी देशों के वैज्ञानिक एवं उनके खोजों को हम लोग तालिका 1.2 और 1.3 के माध्यम से समझेंगे।
देखिए ये है तालिका 1.2 भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे जगदीश चंद्र बोस हैं, वो क्या किए थे, पौधों की संवेदनशीलता। सर सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किए थे, रमन प्रभाव का। डॉक्टर जानकी अम्बाल साइटोजेनेटिक्स। एस.एन. बोस क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल। मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण जिसे साहा समीकरण कहते हैं। टी.आर. शेषाद्रि जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खोज किया था जिसे औषधि विज्ञान कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु कॉस्मिक विकिरण में योगदान दिया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान दिया। अगले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका क्या योगदान था विज्ञान के क्षेत्र में, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जिसे प्रक्षेपण बोलते हैं। आगे देखेंगे डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अनुवंशिकी कोड की स्थापना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान के खोज। असीमा चटर्जी जैव विज्ञान और फाइटोमेडिसिन। डॉक्टर CNR राव सॉलिड स्टैंडर्ड मटेरियल केमिस्ट्री की खोज। ठीक है, ये थे भारतीय वैज्ञानिक। देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए हैं इनके, इनको भी देख लेते हैं। ये हैं डॉक्टर CN राव और सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, जानकी अम्माल और APJ अब्दुल कलाम। ये कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका यहाँ पे चित्र दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए और इनके प्रयोगों को, विज्ञान में क्या देन है, इनको पढ़ के अच्छे से समझना है और याद रखना है। यहाँ पे डॉक्टर CN राव आर राव का यहाँ पे जो दिया गया है चित्र, ये क्या किए थे, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री की खोज किए थे। सीवी रमन ने किसका खोज किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन जिसे रमन प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम लोग तालिका 1.2 में देख चुके हैं, इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। यहाँ पे तालिका 1.3 है, वैज्ञानिकों के नाम दिया गया है और उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है वो दिया गया है। एडवर्ड जेनर ने रोगों की सुरक्षा हेतु वैक्सीन का प्रयोग किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी ने रेडियो का और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का खोज। माइकल फराडे डायनेमो का खोज। विलियम रॉन्टगेन एक्सरे। जॉन लॉगी बेयर्ड टेलीविज़न और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का खोज किया था। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं विदेशी वैज्ञानिकों का। यहाँ पे इनका फिगर देखिए, ये थॉमस एडिसन है, ये मार्कोनी है, मैडम क्यूरिंग है, गैलीलियो है और अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इन वैज्ञानिकों के नाम और उनके खोजों को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाठ के अंत में दिया गया है कुछ और भी जाने। इनमें भी हम लोगों को क्या होगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसे कौन कौन से भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे ISRO इसरो कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम, तो इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इसरो का फुल फॉर्म, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसमें
के द्वारा क्या होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसे संक्षेप में इसरो कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखना है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके उनका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख है। तो इसरो के बारे में हम लोग जान लिए। और यहाँ पे देखिए हमने सीखा दिया है, यहाँ पे इस पाठ में, इस इकाई में हमने क्या सीखा कि दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। और क्या सीखा, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। और विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। हम लोग इसका दुरुपयोग अभी पढ़े हैं कि अगर विज्ञान का दुरुपयोग हो तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या के मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे जो पर्यावरण है हमारा असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। तो इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।